आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर अर्थ में कोई टनल बनाई जाती, वो टनल इधर से पास करती या सेंटर से पास करती है, तो उसमें अगर किसी पार्टिकल को छोड़ दिया जाए, ऑसिलेट कराया जाए, तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा? और अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये निकालने जा रहे हैं हम लोग, राइट? अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन अ टनल थ्रू अर्थ। अब वो टनल इधर से भी पास कर सकती या सेंटर से पास कर सकती। तो जैसा कि फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने एक टनल बनाई है, हाँ वो टनल अर्थ के सेंटर से नहीं पास कर रही है, तो पहले इस केस को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर अगर टनल अर्थ के सेंटर से पास करती है तो उस वाले केस को भी सॉल्व करते हैं, या वो केस ज्यादा सिंपल है तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि अगर एक टनल है और वो टनल अर्थ के सेंटर से जा रही है और उसमें कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका मोशन कैसा होगा, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हम लोगों का अर्थ है, वैसे अर्थ स्फेरिकल तो पूरी तरीके से है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज स्फेरिकल, राइट? इस अर्थ का कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर को लोकेट कर लेते हैं। तो इस अर्थ का सेंटर सपोज कुछ यहां पर है, इस जगह पर फॉर एग्जांपल, और यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एक टनल बना लेते हैं, राइट? वो टनल कुछ ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से यहां पर टनल बनाते हैं, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, टनल हो गया, राइट? क्लियरली समझ में आ रहा होगा, राइट? अब अर्थ से टनल बनाना कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। एक नॉर्मल सी बोरिंग करनी होती 100 फुट 200 फुट 1000 फीट, तो वो काफी डिफिकल्ट होता है, और अंदर जाते जाते तो और भी मेटल्स मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे। अब बहुत अंदर चले जाएंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब सेंटर के पास जाओगे तो वहां पर सब कुछ लिक्विड फॉर्म है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल केस है कि अगर अर्थ सॉलिड होती और उसके सेंटर से एक टनल पास करती, तो उस टनल में अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता तो कैसा होता, राइट? अब कुछ बातें और समझना। मान लो हम लोग किसी पार्टिकल को यहां पर रख दें, किसी पार्टिकल को हम लोगों ने यहां पर रख दिया, किसी पार्टिकल को हम लोगों ने यहां पर रख दिया, तो क्या होगा, उसका वेट नीचे काम करेगा और नॉर्मल फोर्स। अरे नहीं भैया, अर्थ के अंदर हो और कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींचता है, तो ये मत सोचना कि सरफेस बना दे यहां पर रखेंगे और वो नीचे खींच लेगा। अर्थ हमेशा किधर खींचता है, सेंटर की तरफ। तो थोड़ा सा दिमाग अपना दिमाग शिफ्ट करना पड़ेगा। जो हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम करते हैं, एक सरफेस बनाया, उस पर ब्लॉक रख दिया और तुरंत एक mg लगा दिया, तुरंत एक नॉर्मल फोर्स लगा दिया। तो हम लोग अर्थ के सरफेस पर होते हैं, और जो हम लोग सरफेस लेते हैं वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होता है, बट नाउ वी आर इनसाइड द टनल। तो ये गलती मत कर देना कि मैंने यहाँ ब्लॉक रखा और तुमने तुरंत बोला mg किधर लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ, लेकिन अब की बार सेंटर तो ये है ना, राइट? इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग कोई पार्टिकल रखते हैं, मान लेता हूं यहां पर हम लोगों ने एक ब्लॉक रख दिया और वो ब्लॉक हम लोगों ने ऐसे रख दिया, तो ये ब्लॉक ना टनल के ऊपर वाले सरफेस को टच करेगा ना नीचे टच करेगा, क्योंकि इस पर फोर्स किधर लगना है, इस पर फोर्स। तो मान लो कुआं है, ये कुआं बहुत गहरा कुआं है, एक ऐसा कुआं है कि जो अर्थ के एक सरफेस से शुरू होता है दूसरे सरफेस तक जाता है, और उसमें कोई पार्टिकल हम लोगों ने डाल दिया, तो क्या कुएं में कोई पार्टिकल डालते हैं दीवार से चिपक जाता है जाकर के? नो, वो तो वर्टिकली सीधे गिरता है ना, सेंटर की तरफ जाता है। तो टनल बोल दो या ये बोल दो कि ये बहुत बड़ा कुआं है, इतना लंबा कुआं है कि जो अर्थ के सेंटर से जाता है और दूसरी तरफ तक चला जाता है। मतलब अगर हम लोग इस देश में रहते हैं, यहाँ पर कोई रहता है, तो हम लोग यहाँ से अपना सामान उसको भिजवा सकते हैं कि भैया यार, तो अमेरिका में रहता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं और मैं ये चीज यहां से डाल रहा हूं, तुम वहां से रिसीव कर लेना। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर टनल बना ले जाए तो। ओके,
खैर ये बात समझ में आ गई कि इन सरफेस पर इस पार्टिकल का कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्सेस लगने वाले वो सेंटर की तरफ लगने वाले हैं। फिर हम लोग जब बात करते हैं ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा, ऑसिलेशन तो होगा और फॉर श्योर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम लोगों ने पार्टिकल को यहां से गिराया, यहां पर रख दिया, तो अर्थ तो उसे अपनी तरफ खींचेगी, अपने सेंटर की तरफ, तो ये सेंटर की तरफ जाएगा। लेकिन जब तक सेंटर की तरफ जाएगा तो अर्थ के फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास एक वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो वेलोसिटी की वजह से सेंटर को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जैसे ही सेंटर को क्रॉस करेगा अर्थ उसे फिर अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। तो इट्स फॉर श्योर कि दिस पार्टिकल विल ऑसिलेट। ऑसिलेशन का मतलब होता था कि किसी पॉइंट के इधर उधर मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये बात हम लोगों ने प्रूव कर ली कि दिस पार्टिकल विल ऑसिलेट। ये क्लियर हो गया कि दिस पार्टिकल विल ऑसिलेट। अब ऑसिलेशन है, बट इसका मतलब तो नहीं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर होगा तो फिर उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए, साथ में ऑपोजिट भी होना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें पता करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम लोगों ने कुछ स्टेप सीखे थे। तो पहला स्टेप उसमें क्या था? फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आ रही होगी। तो एक बात तो तय है कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि अगर कोई मास का डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर में और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 आती। तो यहां पर जो सेंटर है ओ पॉइंट, इस पॉइंट पर हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0। और इस पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है तो यहां पर अगर कोई पार्टिकल रखा भी जाएगा तो उस पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा? 0। तो यहां से फिर एक बात क्लियर हो गई कि दिस इज अवर सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। सबसे पहले तो ये पता करना होता है हम लोगों को कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? इसी को हम लोग बोलते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन, या बहुत सारे नाम होते थे। इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दो, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बोल दो, मीन पोजीशन बोल दो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ओके, तो पहला पॉइंट तो हम लोग, पहला स्टेप तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि फाइंड अ पोजीशन वेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इक्वल टू 0। मतलब वी आर फाइंडिंग सेंटर ऑफ ऑसिलेशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। फिर क्या था? फिर हम लोगों ने अगले स्टेप पर बात करी थी कि पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दो एंड रिलीज इट, और जब रिलीज कर दोगे तो मूव करेगा। तो जब मूव कर रहा हो तो किसी जनरल पॉइंट पर उसको ऑब्जर्व कर लो। तो हम लोगों ने क्या किया? पार्टिकल को कहीं रिलीज कर दिया और इसके बाद हम लोगों ने उसको कहीं पर ऑब्जर्व किया। तो जब हम लोगों ने पार्टिकल को रिलीज किया तो उस समय देख लेते हैं। तो ये पार्टिकल सपोज यहां पर नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को हम लोगों ने यहां से जब ऑब्जर्व किया तब वो पार्टिकल इस जगह पर था, राइट। इक्विलिब्रियम से सारे मेजरमेंट करते हैं। तो जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ ऑसिलेशन माना था, इसको मान लेते हैं कि दिस इज x इज इक्वल टू 0, और ये जो हमारी एक्सिस थी ये वाली, इस एक्सिस को हम मान लेते हैं पॉजिटिव x। वो तो हमारी चॉइस है ना, कुछ भी मान लें। तो जो ये लाइन जा रही है ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x एक्सिस है और ये x इक्वल टू 0। तो जब हम लोगों ने पार्टिकल को ऑब्जर्व किया तो पार्टिकल था P पॉइंट पर, और जब पार्टिकल P पॉइंट पर था तो उसका x कोऑर्डिनेट जो था उसको हम लोगों ने क्या मान लिया? x मान लिया। इज दैट ओके? राइट। अब अगला स्टेप होता है कैलकुलेट द फोर्स। तो अब हम इस पर फोर्स पता करते हैं। तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर जो फील्ड की वैल्यू आती है उस फील्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब न्यूटन्स लॉ भी पढ़ रहे तब भी मैंने बोला था कि अगर मैं इस x रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दूंगा, तो मैं सीधे फॉर्मूला ही लिख देता हूं या थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अगर मैं यहां से x रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर देता
तो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है वो केवल इसके मास की वजह से आती, राइट। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड P पॉइंट पर आएगी उसको लिख लेते हैं। पॉइंट मास का बाकी डिटेल ग्रेविटेशन के चैप्टर में मिलेगा। तो पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है Gm/r², और ये स्फीयर का मास ऐसे बिहेव करेगा जैसे सेंटर पर रखा हो। ये सारी बातें हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं। तो दिस इज G, और हमें इसका टोटल मास पता करना है। तो इसका अगर मास पता करना है तो डेंसिटी को हम लोग मान लेते हैं रो। वैसे अर्थ की डेंसिटी सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, बट हम लोग मान लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। फिजिक्स का काम ही ये कि अप्रोक्सीमेट करो, रिजल्ट निकालो, फिर वो सीख जाओ तो थोड़ा सा और स्टेप पर जाओ, उसको और क्लियर करो, फिर और आगे जाओ, फिर और क्लियर करो। स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। तो पहले कुछ गलत भी पढ़ना पड़ता है, फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है, फिर और करेक्ट करना पड़ता है, फिर और करेक्ट करना पड़ता है। अभी तो हम लोग 10+2 लेवल पर हैं, तो अभी तो बहुत सारी फिजिक्स पढ़नी होगी। कुछ लोग पढ़ेंगे भी, कुछ लोग रुक जाएंगे यहाँ पर, कुछ लोग जाएंगे ग्रेजुएट होंगे फिजिक्स से, राइट। कुछ लोग जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कुछ लोग जाएंगे रिसर्च करेंगे जा करके, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है। अब एक ही बार में सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता। देयर आर लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, कि मान लो हम बिल्कुल ट्रूली सॉल्व करना शुरू कर देते और डिफिकल्ट मैथमेटिकल जॉर्गन में फंस जाते। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं 10+2 लेवल का सिलेबस। तो उस बिहाफ पर हम लोगों ने मान लिया है कि डेंसिटी ऑफ दिस अर्थ इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो डेंसिटी रो थी और वॉल्यूम कितना था। इस रीजन का अगर हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 4/3 पाई x³। तो ये क्या आ गया, ये तो हमारा मास आ गया, राइट। Gm अपॉन इसकी रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि हमें तो सेंटर से x डिस्टेंस पर फील्ड नहीं, हाँ डिटेल मैंने बोला ग्रेविटेशन में मिलेगा, लेकिन तब भी थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो x² से डिवाइड कर दिया, देन दिस फील्ड इज इक्वल टू कितना, G इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू x। अब डेंसिटी भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, टोटल मास अर्थ का कितना था, m था, और अर्थ की रेडियस अगर r के इक्वल थी, तो अगर मैं अर्थ के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देता तो ये अर्थ की डेंसिटी आ जाती रो। तो डेंसिटी की वैल्यू चाहो तो पुट कर दो, तो अर्थ के मास के फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर मैं डेंसिटी की सपोज वैल्यू पुट कर देता हूं, राइट, तो अगर यहां पर हम लोग डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो 4/3 G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई r³, ये तो डेंसिटी की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, इंटू पाई इंटू x। तो यहां से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और ये जो वैल्यू आ गई वो Gme अपॉन re³ इंटू x। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है सेंटर से x डिस्टेंस पर, वो मास के फॉर्म में लिख सकते हो या डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो। ग्रेविटेशन का भी छोटा मोटा पार्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ओके चलो ठीक है, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल ली। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पता है, जो मास हम लोग ऑसिलेट करा रहे हैं उस मास को भी कुछ वैल्यू दे देते हैं, राइट। तो इस मास को हमने वैल्यू दे दी स्मॉल m, जो मास ऑसिलेट कर रहा है उसकी वैल्यू स्मॉल m है। तो अगर हम लोग इस मास पर फोर्स पता करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तो पता होगा कि मास को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, तो अब हमको पता है कि इस मास पर हम लोग फोर्स लिख सकते हैं, और वो फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। देन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर फोर्स निकालते हैं। तो हम लोग जब यहां पर फोर्स निकालते हैं, इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, तो फोर्स को लिख सकते हैं, इसका मास था m। अब बाकी तुम इस फॉर्म में लिखते हो या इस फॉर्म में लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सपोज पहले इस फॉर्म में लिख लेता हूं। तो मास को ग्रेविटेशनल फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 इंटू G इंटू रो इंटू पाई इंटू x। तो जो पार्टिकल सेंटर से x डिस्टेंस पर था, उस पर जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, वो ये फोर्स लग रहा है। अब ध्यान से देखना, हम लोगों ने इसको माना था पॉजिटिव x एक्सिस।
तो नाउ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से राइट साइड की तरफ है, इट मींस एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, वो तो पीछे लग रहा है। तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है? ऑफ कोर्स अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो यहां पर हम लोग एक माइनस भी लगा देते हैं। अब हमें एक चीज देंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स एक्स के साथ लिनियरली वैरी कर रहा है एंड अपोजिट टू एक्स। इसका ये मतलब निकला कि दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमने पार्टिकल को टनल में छोड़ दिया, उसको ऑसिलेट करा दिया, तो वो पार्टिकल डेफिनेटली कौन सा मोशन कर रहा होगा, वो पार्टिकल डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, राइट। अब क्या करते हैं, अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो अगले टास्क भी तो, वो अगले टास्क क्या है कि हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करें, हम इसका टाइम पीरियड पता करें, राइट, हम इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पता करें। तो सबसे पहले हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। तो कैसे करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो फोर्स को लिख देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m इंटू 4/3 पाई इंटू रो इंटू जी इंटू एक्स। तो ये मास और मास तो हो गया कैंसिल और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 4/3 पाई रो इंटू जी इंटू एक्स। तुरंत इसको कंपेयर कर दो। किससे कंपेयर करोगे, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो इससे कंपेयर करेंगे, मैं तुरंत क्या मिल गया, हमको मिल गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो यहां से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज 4/3 पाई जी इंटू रो। अब रो के फॉर्म में लिख सकते हो या अर्थ के मास के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर हम लोग अर्थ के मास के फॉर्म में लिखना चाहते तो डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देते। फॉर एग्जांपल लिख भी लेते दिस इक्वल टू 4/3 पाई इंटू जी, और अर्थ की डेंसिटी को क्या लिखोगे, मास ऑफ अर्थ को वॉल्यूम ऑफ अर्थ से डिवाइड कर दोगे। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई ये तो कैंसिल हो गए, और ये जो वैल्यू आ गई दिस इज रूट ऑफ जी एम ई और अपॉन आर ई क्यूब, जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब। तो ये हम लोगों का आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। जी एम ई अपॉन और बाकी सब तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4/3 जीरो, और अब चाहो तो यहाँ पर चेक करते हैं कि डायमेंशन, अगर फॉर्मूला मान लो डाउट होता है कि फॉर्मूला सही गलत है तो डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। तो डायमेंशन से अगर हम लोग चेक करते तो कैसे चेक करते, ये भी चेक करते हैं। जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स अपॉन मास से डिफाइन करते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था mlt-2, मास से डिवाइड कर देंगे तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा lt-2, ये तो आएगा। और आर ई एक और बचा था, उससे डिवाइड कर दोगे तो t-2, और t-2 का रूट कर देंगे तो t-1, और जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है तो पर सेकंड में होता है। इसका मतलब डायमेंशनली तो फॉर्मूला करेक्ट भी हम लोगों ने सब कुछ सही किया है तो डेफिनेटली फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो ये तो बात हो गई कि अगर कोई टनल अर्थ के सेंटर से पास करती है और उसमें कोई पॉइंट मास ऑसिलेट करता है तो उसके ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ 4/3 पाई इंटू जी इंटू रो के इक्वल है। या अगर हम लोग अर्थ के मास के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रूट ऑफ जी एम अपॉन आर क्यूब। एम मतलब अर्थ का मास और आर का मतलब अर्थ की रेडियस। एक बात और, यहां पर जो अगर एक सवाल पूछा जाता कि यहां पर अगर बड़े एम्पलीट्यूड होंगे तो क्या तो भी करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। हम लोगों ने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। अगर हम लोगों ने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया तो एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर रखो, 10 सेंटीमीटर रखो, 10 किलोमीटर रखो या 6400 किलोमीटर कर दो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी, मान लो यहां पर इंडिया है और यहां पर अमेरिका है और एक टनल बनी हुई है।
तो फिर हम लोग सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, यहां से मान लो हमको ये पेन उसको देना है, एक मेरा फ्रेंड है जो अमेरिका में बैठा हो, मान लो डायगोनली अपोजिट बैठे हुए, तो पेन देना होता तो मैं यहां से पेन गिरा देता। अब जब पेन गिरता तो पल बहुत तेज 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 से बढ़ता चला था स्पीड, और यहां पर हो जाती मैक्सिमम। और हमें तो पता है जितना एक साइड पर मैक्सिमम दूरी पर जाएगा उतना दूसरी साइड पर भी जाएगा, तो यहां तक पहुंचेगा, जैसे यहां पर पहुंचेगा मेरा फ्रेंड वो पेन ले लेगा। राइट, मतलब बड़े एम्पलीट्यूड के लिए भी यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो ये बात तो हो गई कि अगर अर्थ से टनल जो थी वो सेंटर से पास करती थी तो वो मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। बट एक और सवाल आता है कि क्या कोई भी टनल बनाएंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा उस पर ऑब्जेक्ट? तो ये बात भाई चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमारी टनल सेंटर से नहीं पास करती है तो देखते हैं कि क्या फिर ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर डाला गया है, जो ऑसिलेट कराया गया है, वो सक्षम करेगा। तो अगला स्टेप देखते हैं कि अगर टनल अर्थ के सेंटर से ना पास करती, कहीं और से पास करती, तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन होता। चलो शुरू करते हैं। तो ये अर्थ हो गई इतनी बड़ी सी, ये हम लोगों का अर्थ हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, एक टनल बनाते हैं। पहले तो उसका सेंटर डिफाइन कर लेते हैं, लगभग वो सेंटर यहां पर है। और अब की बार हम लोग एक टनल बनाते हैं, तो वो टनल बनाते हैं यहां पर, इस जगह पर। अब की बार की टनल हम लोग की सेंटर से नहीं पास कर रही, अब की बार की टनल कहीं और से जा रही है, जो कि दिख रहा होगा। एक टनल बना लिया हम लोगों ने, राइट, ओके फाइन। अब आते हैं, ये तो सेंटर था, इसको सेंटर को सी से लिख देते हैं। अब एक बात, अब की जो बात हम लोग अभी कर रहे थे कि यार जो टनल सेंटर से जा रही थी वहां पर कोई वॉल के साथ इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा था, ना कोई नॉर्मल फोर्स आता, बट यहां होगा। क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर एक ब्लॉक रख दिया, और हम लोगों ने जो ब्लॉक रखा वो यहां रख दिया, ये इस टनल में एक ब्लॉक रख दिया हम लोगों ने। तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगने वाला है वो तो ऐसे लगेगा। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो टनल के लॉन्ग आएगा, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो जो ये टनल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, डेफिनेटली वो फोर्स इस ब्लॉक को ऐसे चलाना चाहता है, और अगर चलाना चाहता है तो ये वाला जो सरफेस है वो एक नॉर्मल फोर्स ऑफर कर देगा। और अगर नॉर्मल फोर्स है और इसे चलना है तो एक बात फिर हमको एज्यूम करनी पड़ेगी अब की बार टनल बनाना, और अगर सक्षम कराना चाहते हो तो फिर यहां पर अगर सक्षम कराना चाहते हो तो यहां पर जो ये सरफेस है, ये सरफेस स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि स्मूथ अगर नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस केस में चाहते कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो तो हमें इस वाले सरफेस को, नीचे वाले सरफेस को कैसा रखना होगा, वो हमें कंप्लीटली स्मूथ रखना होगा। और दूसरी बात, हम लोग उस लाइन के लॉन्ग ऑसिलेट कराएंगे। वैसे टनल बनाएंगे तो टनल तो बहुत सारी हो सकती, तो मान टनल पतली से बना ली हम लोगों ने, राइट, और इस टनल की जो डिस्टेंस है यहां से इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं एक इक्वल है। अब चेक करते हैं कि अगर यहां पर कोई पार्टिकल छोड़ा जाता है ऑसिलेट, पहले तो चेक करते हैं करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर फ्रिक्शन खत्म हो गया तो इस लाइन के अलोंग के फोर्सेस खत्म हो गए। ओके, तो मैंने क्या किया, पार्टिकल को यहां पर छोड़ दिया, इस फोर्स की वजह से उसने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। तो जब वो पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा इस जगह पर, तो इस लाइन के अलोंग फोर्स लगना बंद हो जाए, क्योंकि अर्थ का फोर्स लग जाएगा इधर और नॉर्मल फोर्स आ जाएगा इधर। तो मैं बोल सकता हूं कि टनल के अलोंग जब पार्टिकल इस ओ पॉइंट पर है तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये क्या बन गया हम लोगों का, ये हम लोगों का बन गया मेन पोजीशन, या इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो यहां से हमें सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मिल गया, इस जगह पर हमें सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू पता चल गई। तो ऑसिलेट तो कर रहा है, क्लियर हो गया। अब ये पता करना है कि क्या वो सक्षम करेगा।
तो मैंने छोड़ दिया होगा, मैंने मान लिया कि यहीं पर था तभी हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। और ये इस एक्सिस को मान लेते हैं कि दिस इज अवर एक्स एक्सिस और ये वाला पॉइंट था x इज इक्वल टू 0। फाइन। तो हमको पता करना है कि जब वो x इक्वल टू x पर है, यहां पर है, तो इस समय इस पर फोर्स कितना होगा। तो फोर्स कौन सा निकालते हैं, रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब है कि वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है हमें वो निकालना है। तो पहले तो यार ये पता कर लेते हैं कि फोर्स लग कितना रहा है पार्टिकल पर। तो फोर्स लग रहा होगा तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, वही अर्थ वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि ये वाला एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि पार्टिकल तो यहीं पर है ना, इस जगह पर। इस स्फीयर की रेडियस की अगर बात करते तो कितनी आती, तो ये a था और ये x था, तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो हम लोगों ने स्फीयर ड्रॉ किया है उस स्फीयर की रेडियस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। और हमें पता है कि इस स्फीयर की वजह से ही यहां पर केवल ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, बाहर की वजह से नहीं आएगी। ये बात हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन में भी पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, उसका मैं रीजन भी दे चुका हूं, राइट। खैर उस चीज पर अभी नहीं जाते क्योंकि हम लोग फोकस ने किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोकस्ड है। ओके, तो अगर इसका हमें मास निकालना होगा, इतने का अगर मास निकालना होगा तो दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब इतने पार्ट का मास सपोज m डैश था, तो इसकी डेंसिटी अर्थ की रो की इक्वल थी। और अगर इस स्फीयर का वॉल्यूम लिखना चाहेंगे तो वो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन r की वैल्यू कितनी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मास इतना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्यूब का मतलब था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका हमें क्यूब कर देना। मास पता चल गया, राइट। तो इस पार्ट, इतने पार्ट का मास पता चल गया। और अगर हमको मास पता चल गया तो ऐसा लगता है कि ये मास सेंटर पर रखा, उतना ही फोर्स लगता है यहां पर। तो अब इस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स हम लोगों ने लिखा था, ये वाला एफ डैश मान लेते हैं, जो सेंटर की तरफ लगा। हाँ, ये ऑसिलेट कराने वाला फोर्स नहीं है, क्योंकि ऑसिलेट कराने वाला फोर्स होना चाहिए रिस्टोरिंग, और रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए सेंटर की तरफ। तो रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए किधर, सेंटर की तरफ। तो ये वाला फोर्स पहले हम पता करते हैं, कौन सा, एफ डैश। तो अगर एफ डैश फोर्स लिखना चाहेंगे तो एफ डैश इक्वल टू जी। पहले तो हमें सारे इतने पोर्शन का मास लिखे, और वो मास ये लिखा हुआ है, रो इंटू 4/3 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 कर देते हैं। रूट का क्यूब लिखा या वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे लिखा रहने दो। तो ये आ गया जी एम, और इस पार्टिकल का जो मास था वो m था, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या इसको हम लोग वैसे लिख देते हैं, ज्यादा थोड़ा सिंपली समझ में आ जाएगा। ये जो पावर 3 थी, पावर 3 बनी रहने देते हैं, राइट। और यहाँ पर रूट था, उसको बनाए रहने देते हैं। तो ये रूट की पावर 3 और ये रूट की पावर 1 है। इसका मतलब रूट की पावर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहां पर अगर लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे ना, इतने का स्क्वायर, राइट। तो ये पावर 3 लिखा हुआ है और ये पावर 1 लिखा हुआ है। तो हमें जो फोर्स की वैल्यू मिल गई, वो फोर्स की वैल्यू मिल गई G इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू m, और यहां पर बचेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे इस फोर्स से मतलब भी नहीं था हमको, क्योंकि ये सचम नहीं करा रहा है, ये तो सेंटर की तरफ लग रहा है। एसएचएम कराने वाला फोर्स कौन सा होता है, जो रिस्टोरिंग होता है, जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ एक्ट करता है। तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर, तो ये पता करते हैं कि वो कंपोनेंट कितना था। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इस वाले एंगल को मान लिया थीटा। तो इस फोर्स का जो एफ डैश था, इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा, इसको यहां पर लिख देता हूं, दिस इज एफ डैश कॉस थीटा। मतलब जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू एफ डैश कॉस थीटा आएगी।
और cos थीटा हम इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग पहले रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू F डैश cos थीटा। F डैश की वैल्यू जैसी थी वैसे लिख देते हैं, G इंटू रो इंटू 4/3 पाई m इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू यहां से लिखो, कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना था, x था, तो इंटू x और हाइपोटेन्यूज कितना था, वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये रूट और ये वाला रूट तो कैंसिल हो गया। अब यहां से चेक करते हैं, ध्यान से सुनना, सीधे एक्सलरेशन निकाल लेते हैं, मास से डिवाइड कर दो। तो एक्सलरेशन निकालोगे तो इसको मास से डिवाइड करोगे तो g इंटू रो इंटू 4/3 इंटू पाई और एक बचेगा x। वैसे डिस्प्लेसमेंट किधर था, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन के राइट साइड पर, और फोर्स किधर लगा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ था, तो ये दोनों थे अपोजिट, तो माइनस लगा देते। अब मैं तुमसे पूछता कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यस, क्यों, एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड एक्सलरेशन इज ऑपोजिट टू x। इट मींस ये पार्टिकल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और करेगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कंपेयर कर दो E इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट ऑफ g इंटू रो इंटू 4/3 पाई। और मास के फॉर्म में लिखना चाहोगे, मुझे लगता है वही रिजल्ट आ रहा है जो पहले आया था, तो अगर मास के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वही आ जाए कितना, g मास ऑफ अर्थ अपॉन r³। कोई फर्क नहीं पड़ा, टनल सेंटर से पास करे या कहीं और से पास करे, उस पर पार्टिकल डालोगे तो वो ऑसिलेट करेगा और वो ऑसिलेशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहां पर एक बात का ख्याल रखना है कि इस केस में हमें जो टनल बनानी है वो टनल कतई भी रफ नहीं होनी चाहिए। अगर रफ होगी तो डैम्पिंग हो जाएगी। डैम्पिंग के केसेस भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, राइट। तो डैम्पिंग हो जाएगी तो सिस्टम तो नहीं होगा। फिर इसका मतलब इस केस में नॉर्मल फोर्स आएगा तो टनल कैसी होनी चाहिए, टनल होनी चाहिए स्मूथ, ताकि वहां पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ना करे। तो ये तो डिस्कशन हो गया कि अर्थ से अगर कोई टनल पास करती है, सेंटर से जाती है, कहीं किसी और से पॉइंट से पास करती है, तो उस टनल में जो पार्टिकल होगा क्या वो ऑसिलेट करेगा।